योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की। ताइवान से वो साउथ कोरिया पहुंच गई हैं और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण, दुनिया की निगाह इस दौरे पे टिकी हुई थी। 24 फाइटर जेट उनके टारगेट में शामिल थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के किसी देश में उसमें के कोई बड़े नेता अगर कहीं जा रहे हो और फाइटर्स के जरिए उन्हें दी जाती है तो, लेकिन 24 फाइटर जेट एक साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और नैन्सी ने पूरी तरह से बेझिझक, जो उनका एक अंदाज था, खासकर चाइना को ताइवान को लेकर के, पहली मर्तबा नहीं, और यही बड़ी कारण है कि उनकी बड़ी एक इच्छा थी कि वो ताइवान जा सकें और ताइवान में जाकर के वहां के लोकतंत्र की जो पहल वहां मजबूती के साथ उसे की जा सके। तो चलिए, बाइडेन ने कहा है कि हम किसी के एजेंडे की परवाह नहीं करते हैं और हम दुनिया में शांति बहाली को लेकर के हमारा एजेंडा साफ है। चीन ने कहा है कि अमेरिका आग से खेल रहा है जो उसे नुकसानदायी होगा और खुद जल सकता है, लेकिन इसी बीच वो साउथ कोरिया पहुंच चुकी हैं। लेकिन चाइना ने सीमावर्ती क्षेत्र जो ताइवान से लगता हुआ है वहां अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, बाकायदा उसकी घोषणा कर दी गई है। लोग लेकिन दुनिया में ये भी कयास लगा रहे हैं कि क्या रूस ब्राजील जैसा स्थितियां बनेंगी अभी। तो चले, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर के चर्चा में इस वक्त हैं प्रोफेसर करोड़ी सिंह, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, डॉक्टर करमवीर सिंह, विदेश मामलों के जानकार हैं, और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल भारतीय सेना एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। करोड़ी सिंह जी, ये पूरी यात्रा जो रही, यूं देखे तो हम चाइना और अमेरिका जाने, लेकिन दुनिया के तमाम जो मुल्क है वो सब ये देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये देखिए योगेंद्र जी, इसके कई पक्ष हैं। एक तो यूक्रेन वार के समय अमेरिका ने, ब्राजील गलत बोल गया, यूक्रेन और जो रसिया का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन के वार में अमेरिका का जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट हुआ, और अमेरिका ने ऐसा सोचा था कि दुनिया उनके साथ रहेगी, लेकिन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के बहुत से देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। तो यूक्रेन का संकट है वो वेस्ट वर्सेस रेस्ट हो गया, तो अमेरिका की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा, और उससे बाइडेन की अमेरिका में पॉपुलैरिटी का ग्राफ बिल्कुल डिक्लाइन हो गया। एक तो ये स्थिति बन गई, और उससे अमेरिका के ऊपर यह आरोप लगने लगा इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में कि अमेरिका एक तरह का ध्रुवीकरण कर रहा है, कोल्ड वार की सी स्थिति बना रहा है, कोल्ड वार जैसा एक द्वंद्व तैयार कर रहा है। तो उस आलोचना से बचने के लिए, अब अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए बाइडेन ने शायद ये सोचा, पहले तो ज़ाहिर को अटैक किया, उसको मारा, अल-कायदा के चीफ को, और अब चीन को कंटेन करने के प्रयास कर रहा है। लेकिन इसको लेके अभी जो नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया है, इसको लेके अमेरिका में भी मुझे लगता है मतभेद था। अमेरिका की सेना ने यह सलाह दिया था कि इस समय पेलोसी को विजिट नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है वो अमेरिका की प्रोटोकॉल की हायरार्की में नंबर 3 है, और ट्रंप के टाइम में और बाइडेन के टाइम में भी वो हाईली असर्टिव है। नैन्सी पेलोसी हैं, वो किसी की बात आसानी से मानने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में भी इसमें एक मत नहीं थे कि विजिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन वो डिटरमिन्ड थी कि मैं विजिट करूंगी, और हमारा अमेरिका का मिशन है कि दुनिया में डेमोक्रेसी को प्रमोट करें। और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की एक पुरानी नीति है, वो चीन और रूस को अपने राइवल मानता है, और ईरान और नॉर्थ कोरिया को रोग स्टेट मानता है। तो उस हिसाब से अमेरिका अपनी पॉलिसी को और मजबूत करने के लिए ताइवान को विजिट किया। लेकिन इसमें अमेरिका की सबसे बड़ी आलोचना ये हो सकती है कि अमेरिका ने बहुत से संयुक्त वक्तव्यों में वन चाइना पॉलिसी को परस्यू किया है। एक चाइना मान के चलते हैं, और चाइना ये मान के चलता है कि ताइवान उनका एक प्रोविंस है। तो ऐसी स्थिति में विजिट करने में निश्चित रूप से चाइना में रिएक्शन होना था। चाइना का जो रिएक्शन एक स्वाभाविक रिएक्शन था नैन्सी पेलोसी को विजिट को लेके, और वहां पे चीन बीजिंग में अमेरिका के एम्बेसडर को
बुला के तत्काल चीन ने बुलाया, चीन के विदेश मंत्रालय ने, और अपने कंसर्न के लिए कहा कि इसके भयंकर परिणाम होंगे, अमेरिका को इस तरह से प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो अब किस दिशा में जाएंगे अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चाइना है वो बहुत एक्टिव हो गया है वहां पे, और चाइना ये मान के चल रहा है कि अमेरिका चाइना को कंटेन करने का प्रयास कर रहा है। तो हम इसको अगर बौद्धिक जगत के हिसाब से देखें तो दो देशों में दुश्मनी कब होती है? जब एक देश दूसरे देश को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करे। तो अमेरिका अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए तैयार है, और चाइना उसकी पोजीशन को से डिस्प्लेस करके दुनिया में नंबर 1 पावर बनने की दिशा में जा रहा है। इसलिए अमेरिका का ये स्वाभाविक दृष्टिकोण है कि चीन को किसी न किसी रूप में कंटेन करके उसको अपनी सीमाओं में रखा जाए, जिससे दुनिया का सुपर पावर चीन नहीं बने, अमेरिका को डिस्प्लेस नहीं करे। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो व्यवहारिक और बौद्धिक दोनों ही दृष्टियों से अमेरिका चीन को की हर हालत में कंटेन करना चाहता है, लेकिन चीन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि कंटेन कर पाएगा। और चीन का जिस तरह से प्रभाव एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बढ़ रहा है वो अमेरिका से कहीं ज्यादा लग रहा है। तो इस रूप में अमेरिका के साथ मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया अमेरिका के साथ होगी, और अगर अमेरिका इस तरह का दृष्टिकोण रखता है तो दुनिया का ध्रुवीकरण होगा और एक द्वंद्व की स्थिति दुनिया में बनेगी। जी आ रहा हूं सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं करमवीर जी के पास में जाना चाहूंगा। सर एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में एक भी चर्चा है कि अमेरिका ने इधर तो काबुल में जवाहिरी को मारा है, अलकायदा चीफ को, और इधर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा, ये कोइंसिडेंट कहें या फिर वास्तव में एक पूरी तरीके से एक रणनीति का हिस्सा है अमेरिका कि पहले हम इधर दुनिया को एक मैसेज देते हैं कि हम हमारे दुश्मनों को कहीं नहीं छोड़ते हैं, और उसके बाद में ये फिर क्योंकि नैन्सी का दौरा पहले से तय था, लेकिन ये ऑपरेशन पहले से तय नहीं था, उनका अपना एक जो भी खुफिया प्लान चल रहा होगा, तो इसको इसके साथ जोड़ सकते। सर अनम्यूट करिए, म्यूट है करमवीर जी, म्यूट किया हुआ है करमवीर जी, म्यूट है आपके यहाँ से जी, अभी म्यूट है, अनम्यूट करिए उसे जी जी जी। देखिए योगेंद्र जी, जो यूक्रेन का क्राइसिस है ना, उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी अगर देखें अमेरिका में और इंटरनेशनल लेवल, दोनों ही स्तर के ऊपर बाइडेन की स्थिति जो है वो कमजोर हुई है। जैसे प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी ने कहा, घरेलू स्तर के ऊपर भी जो पॉपुलैरिटी है बाइडेन की वो कम हो रही थी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी ये माना जा रहा था कि अमेरिका जो है कभी वादा कर देता है, जैसे यूक्रेन को लेकर के कहा कि हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या हुआ, यूक्रेन को अकेले ही वहां पर झेलना पड़ रहा है। सो ऐसे में जो दूसरे अलाइज हैं दुनिया में अमेरिका के, वो एक इनसिक्योरिटी उनको हो रही थी कि अगर ऐसी सिचुएशन जो उनके साथ होती तो अमेरिका क्या उनकी रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और ताइवान इसको लेकर, क्योंकि चाइना में भी ऐसी बयानबाजी जो है वो चल रही थी यूक्रेन क्राइसिस के बाद से ही कि चाइना के पास जो है इस तरह की सैन्य ताकत भी है, और हम जब चाहे जो है ताइवान को मिला सकते हैं, जो है यूनिफिकेशन होगा चाइना का, इसको लेकर के वो बार बार जो बयानबाजी हो रही थी। सो ताइवान पे कभी भी संकट आ सकता है, कभी भी जो उसको जबरदस्ती मिलाया जा सकता है चाइना के साथ में। सो इसको लेकर, और अमेरिका जो है ये प्रॉमिस कर रहा था कि नहीं, ताइवान की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है वचनबद्ध हैं। अब पेलोसी का ने जो विजिट किया ताइवान में, उन्होंने वहां जाकर के भी कहा है कि मेरी जो विजिट है ये अमेरिका का पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने का जो प्रॉमिस है उसको लेकर के है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। दूसरी तरफ चाइना का क्या रिएक्शन आया है, क्योंकि चाइना भी ये देख रहा था कि यूक्रेन क्राइसिस के बाद उसे लगने लगा था कि हम भी स्थिति है जो है यहाँ पर ऐसी पैदा कर सकते हैं, और जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है जिसको अब हिंद प्रशांत क्षेत्र कहा जाने लगा है, उसमें वर्चस्व को लेकर के, क्योंकि चाइना ये तो क्लेम करता रहा है और उसका ये कोशिश भी रहता है कि एक क्षेत्र उसका राज यहाँ पर हो, उसका वर्चस्व हो, और ताइवान अमेरिका जो है वो चाहता है कि यहाँ पर शक्ति संतुलन होना चाहिए। सो अमेरिका और चाइना के बीच में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन की भी एक जो है कवायद आप देख सकते हैं। हाँ, तीसरा आप देखेंगे चाइना की तरफ से जो रिएक्शन आया है, चाइनीज विदेश मंत्री ने इसको लेकर के कहा है कि इस क्षेत्र के अंदर रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला है अमेरिका। उसको कहा है बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी।
ये चाइनीज विदेश मंत्री ने कहा है। दूसरा कहा है कि पेलोसी की जो यात्रा है ये चाइनीज सॉवरेनिटी का वायलेशन है, साथ ही जो वन चाइना पॉलिसी है उसका भी वायलेशन है, क्योंकि अमेरिका भी मान चुका है वन चाइना पॉलिसी को लेकर के। तो कहा कि ये एक तो चाइना की जो संप्रभुता है उसके ऊपर उसका अतिक्रमण जो है किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, वो ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो चाइना के यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा डाल रहा है अमेरिका, चाइना के डेवलपमेंट को सबोटेज कर रहा है जब। और तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि रॉन्ग और राइट को लेकर के कंफ्यूज वाली स्थिति जो है वो अमेरिका पैदा कर रहा है क्षेत्र में। सो इस तरह के आरोप जो उन्होंने भी लगाए हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, चीन का सरकारी जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसके जरिए साफ कहा था कि हम पेलोसी के प्लेन को उड़ा भी सकते हैं। हम सब लोगों को मालूम भी चला इसमें कि अमेरिका के माध्यम से भी कहा, लेकिन अमेरिका ने इसकी परवाह नहीं की। मैं किरोड़ी सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि चलिए ये तो बात हुई कि अमेरिका और चीन के बीच जिस तरह की तनातनी चल रही है, ताइवान उसका एक एजेंडा होगा। क्या लगता है आपको कि अगर संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं, जिस तरह से अभी आग बबूला है, लाल हो रहा है चाइना, तो ये अटैक भी कर सकता है ताइवान पे, जो विश्लेषकों का मानना है कि अभी खत्म नहीं हुई है संभावनाएं, क्योंकि जब यूक्रेन पे अटैक हुआ था रसिया का, यही सारा प्रोसेस चल रहा था कि वहां पे बॉर्डर्स पे जबरदस्त तरीके से वो अपना एक एक्सरसाइज शुरू की उन्होंने, और उसके बाद में अटैक कर दिया, क्योंकि एक पोजीशन लेने का एक समय मिल पाता है उनको। तो अभी ये संभावना है। और दूसरा, अगर मान लो अटैक करता है तो भारत सहित बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके सामने कुछ संकट पैदा हो सकता है, खासकर संकट उस तरह का कि हम किसके साथ जाएं, क्या प्रेशर में आ सकते हैं, या अमेरिका अपना एजेंडा थोप सकता है। देखिए, आपके लास्ट सवाल को मैं पहले लेता हूं। भारत की स्थिति है, भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है, और हमारे विदेश मंत्री ने बार बार ये कहा है कि भारत और चीन अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए समर्थ हैं, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो भारत किसी भी साइड में जाने का मुझे नहीं लग रहा कि भारत किसी भी रूप में चीन और अमेरिका के बीच में और रूस और अमेरिका के बीच में कोई साइड लेगा। तो भारत अपनी परंपरागत नीति के लिए कटिबद्ध है, कोई भी सरकार आओ, ये अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है। अब आपने दूसरी बात, अमेरिका और चीन के युद्ध की स्थिति की बने या नहीं बने, ये नैन्सी पेलोसी का ताइवान विजिट जो लंबे समय से अमेरिका की स्ट्रेटेजी का एक क्लाइमेक्स है। G7 में और फिर नाटो की समिट हुई और क्वेड की समिट हुई जापान में। इन 3 समिट को हम देखें तो अमेरिका की पूरी स्ट्रेटेजी ये रही कि चाइना को किसी न किसी रूप में कंटेन किया जाए। नाटो को वो एशिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में और एशिया में एक्सपेंड करने का प्लान उनका ऑलरेडी नाटो की समिट में उन्होंने एक्सप्रेस किया है। और इसी तरह से क्वेड में भी अमेरिका ने एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई बेल्ट एंड रोड को कंटेन करने के लिए, और उसके लिए एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया। उसकी भी आलोचना हो रही है कि अमेरिका जो एशिया प्रशांत के देश हैं उनको अपना मार्केट में अलाउ नहीं कर रहा है, जो अमेरिका का इनिशिएटिव है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को कितना समर्थन मिलेगा इसमें मुझे संदेह लग रहा है, लेकिन ये उस स्थिति का क्लाइमेक्स है। अब चाइना और अमेरिका के बीच में क्या युद्ध की स्थिति बन सकती है, मुझे नहीं लगता कि इस आज की स्थिति में कोई युद्ध की। चलिए, इसी बीच हमारे साथ में कटेवा साहब जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और वो जुड़े। कटेवा साहब, आपका फेस बहुत कम दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है, और थोड़ा सा वापस। आपका फेस दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। मैं तब तक मैं करमवीर जी के पास में जाना चाहूंगा। तब तक करमवीर जी, क्या लगता है आपको कि ये कुछ अगर युद्ध जैसी संभावनाएं जो दिखाई दे रही हैं अगर होती हैं, तो पहली बात दुनिया के सामने मंदी का दौर है। हम 2 देश यूक्रेन और रसिया, उसी के युद्ध का असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। अगर ताइवान चाइना के बीच भी होता है, तो दुनिया के सामने एक हल की हुई है, वो था एक तो अफगानिस्तान से इस तरह से जाना, और वहां पे जिस तरह से लड़ाकों की सरकार बन गई, और
दूसरा, यूक्रेन को अकेले छोड़ देना, जो उसको अपने खुद के कयास थे कि दुनिया मेरा साथ देगी और हम मित्र राष्ट्रों को साथ लेके, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। तो ऐसी पोजीशन में क्या बाइडेन ये चाह रहे हैं कि मेरी छवि वापस से, यानी कि अमेरिका की बोल्डनेस वापस से स्थापित हो सके कि हम कहीं पे भी लोहा ले सकते हैं और जहां चाहें हमारे एजेंडे पे हम काम कर सकते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं? देखिए योगेंद्र जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी ताइवान और यूक्रेन की जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यूक्रेन जो है एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है। ताइवान के साथ ऐसा नहीं है। एक दो तीन छोटे छोटे बिल्कुल देश हैं, उन्होंने ताइवान को एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री की मान्यता दे रखे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, वो दो चाइना नहीं, क्योंकि ताइवान अपने आप को कहता है कि हम ही चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मेनलैंड चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो भी एक क्लेम करता है। लेकिन भारत वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करता है। सो ताइवान को लेकर के एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री का जो डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन है वो भारत ने नहीं दिया है। सो भारत का जो स्थिति है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो रिएक्शन होगा वो भी उस तरह का नहीं होगा जैसे यूक्रेन का है। यूक्रेन के मसले को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी डिस्कस किया गया, उस पर भी वोटिंग हुआ और अलग अलग देशों ने जो है इस पे रिएक्शन दिया, लेकिन ताइवान को लेकर के क्या रिएक्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप पहले ही वन चाइना पॉलिसी को मान चुके हैं, फिर आप कहें कि नहीं हम इसको जो रीयूनिफिकेशन का प्रोसेस है हम इसको नहीं मानते हैं। तो भारत भी ये कहता है शुरू से ही कि बातचीत के माध्यम से जो है इस ताइवान की समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। और तीसरा, मुझे नहीं लगता है कि जो है चाइना यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि चाइना कहता है कि ताइवान भी उसी का प्रोविंस है, ताइवान में रहने वाले लोग उसी के नागरिक हैं। सो अपने ही नागरिकों के ऊपर और उस प्रांत पे जिसको कहता है कि वो अपना हिस्सा मानता है, उस पे अटैक करेगा, मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके तब उसको मर्ज करेगा चाइना में। ऐसी नौबत मुझे लगता है कि आने वाली नहीं है। सो इस तरह की यूक्रेन जैसी स्थिति जो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर पैदा होगी। जी बिल्कुल। तो आपने एक रास्ता बता दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि वन चाइना की जो एक सोच दुनिया में चल रही है उसे लेकर के ताइवान को अलग राज्य वो मानता ही नहीं है, वो अपना एक हिस्सा मान करके चलता है, और अगर अटैक करता है तो यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है उससे डिफरेंट पोजीशन है। वजह साफ है कि ऐसे में चाइना एक्सरसाइज तो कर सकता है, वो उसको अपने में शामिल करने के लिए प्रेशर डाल सकता है, लेकिन अटैक की पोजीशन होगी तो मुझे लगता है कि अलग स्थितियां बन सकती हैं। कटेवा साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ, पर जी मेरा वीडियो कोई खराब बात नहीं, आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा, मैं आपकी वॉइस जरूर लूंगा, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं तो हमें जोड़ना बहुत जरूरी है आपको। ये पूरी पोजीशन जो आप देख पा रहे हैं, ताइवान, अमेरिका और चाइना, तो एक रक्षा विशेषज्ञ के नाते आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, अभी ज्यादातर तो मैं नहीं सुन पाया, पर अभी करमवीर साहब की थोड़ी वो सुन रहा था मैं। जी। रक्षा के तरीके से ये है कि पैसिफिक रीजन में अमेरिका का जो डोमिनेंस है जी, ताइवान के आसपास वो रहना भी चाहता है। और ताइवान को, हालांकि जैसे कि भी बताया था, सिर्फ 15 कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज, जिन्होंने उनको रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो पुरानी 1949 की जो सिविल वॉर से पहले थी, उसका रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। सिर्फ छोटी छोटी कंट्रीज हैं, परंतु अमेरिका ने डिप्लोमेटिक कोई उनके वो नहीं है, ना उनको कोई सॉवरेन कंट्री का दर्जा दिया है, परंतु अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ताइवान करके एक उन्होंने वहां पर खोल रखा है, जो तकरीबन जो करने होते हैं डिप्लोमेटिक काम, वो उस वहां से कर सकते हैं। और इसी तरह से ताइवान का भी टेक्रो करके ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल ऑफिस है अमेरिका में, तो इसके थ्रू ये एक दूसरे को देख करते रहते हैं। जहां तक कि पैसिफिक रीजन में अमेरिकन डोमिनेंस का सवाल है, चाइना चाहता है, क्योंकि हर एक कंट्री, सब कंट्रीज ने वन चाइना करके कर रखा है और बीजिंग को ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, परंतु अमेरिका कई जगह के ऊपर जहां कल्चरल इंटरेक्शन होते हैं और इस तरह के एक्शन होते हैं, जहां पर कोई ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सॉवरेन नेशन ही पार्ट ले, वहां पे हमेशा ताइवान को वो बुला करके उसमें हिस्सा लेने की बुलाते रहते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, अगर चाइना और अमेरिका के रिलेशंस खराब हुए, और क्योंकि अभी चाइना को एक तरह का ये बहुत बड़ा
जो दोस्त चाइना दिखाई जा रहा था और हमेशा उनको बोल रहा था कि इसको मत भेजिए, जो स्पीकर उनकी आके चली गई हैं। अभी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा फेस सेविंग चाइना को अभी करना पड़ेगा, और लगती है, सोचते हैं कि वो ताइवान के ऊपर कोई ना कोई फोर्स यूज करके उन पे हमला करने की कोशिश करेगा। कर सकता है। तो ऐसे में वही एक बड़ी चिंता की बात है कि वो कोशिश कर सकता है। इधर बाइडेन की जो स्थिति को मैंने बताया अभी कि यूक्रेन के मसले पे और उससे पहले जिस तरह की स्थितियां उनके सामने बनी है, उस छवि को धोने के लिए या उसे साफ करने के लिए पूरी एक रणनीति की गई होगी। और अभी देखना होगा कि, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि साउथ कोरिया पेलोसी पहुंची है और अभी तुरंत, क्योंकि एक्सरसाइज अनाउंस करके चाइना ने शुरू कर दी है, जिसमें रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि क्योंकि चाइना भी अपनी वजूद को बचाए रखने के लिए ये तो तय माना जाना चाहिए कि कोई ना कोई कदम तो उठा सकता है। तो खैर चलिए, इंतजार होगा, लेकिन दुनिया के सामने इस तनाव एक चीज मैं बोलना चाहूंगा भारत के रेफरेंस में जी। अगर ताइवान की तरफ चाइना का ये पोस्चर, ऑफेंसिव पोस्चर बढ़ता जाता है पैसिफिक ओशन में, तो जो लद्दाख सेक्टर में, ईस्टर्न लद्दाख में जो चाइना और इंडो चाइनीज बॉर्डर पे जो चाइना की हरकतें थी, गांव बसाना, ये करना, उसमें जरूर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिस्ट्रेन आएगा। बिल्कुल, चाइना कोशिश करेगा कि एटलीस्ट अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में, अपने पड़ोसी देशों के साथ में, बहुत बेहतर भी नहीं तो जो पोजीशन है वो चाहते हैं एक स्टैंडर्ड पोजीशन पे वहां पे काम करे, क्योंकि वो हिंदुस्तान के साथ में हो या चाहे दूसरे मुल्कों के साथ में, इस तरह की स्थिति से वो अपने आप को साइड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर फ्रंट पे चाइना का लड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, और ये तनाव के बीच हमारे विशेषज्ञों ने जो अपनी बात रखी है सब आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, हमारे दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।